आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात पडझड झाल्याची आपल्याला बघायला मिळाली आहे. सेन्सेक्स साधारणपणे 1700 अंकांहून अधिकनी खाली कोसळला आहे, तर निफ्टी देखील साधारणपणे 500 अंकांनी खाली आपल्याला आता बाजार करताना बघायला मिळतो आहे. एकूणच याची काय कारणं आहेत? मोठ्या प्रमाणात मागील काही दिवसात अस्थिरता आहे. या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत सुनील शहा, जे BSc एक्सपर्ट्स आहेत. या संदर्भात आपण बोलूया. सर, काय सांगाल, मोठ्या प्रमाणात सध्याला अस्थिरता जी आहे ती बघायला मिळते आहे. निफ्टी असेल किंवा सेन्सेक्स असेल, मोठ्या प्रमाणात खाली घसरले. देखिए, इसमें ऐसा है कि हमने देखा है कि पिछले जब से 2022 शुरू हुआ उसका पहले महीने के बाद हमने देखा है कि लगातार गिरावट हमारे शेयर बाज़ार में भी आई है और वर्ल्ड मार्केट्स भी मार्च के बाद हमने देखा है कि उसमें भी बहुत ही सारा करेक्शंस आया है. और आजकल पूरी जो दुनिया है वो उन सब के इंटरेस्ट इतने इंटरट्वाइन है कि कोई अपने आप को सिक्लूड नहीं कर सकता या इंसुलेट नहीं कर सकता. तो शुरुआत ये हुई थी कि हमारे यहाँ पे अभी तक कुछ $23 बिलियन का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने शेयर्स बेचे, तो उनकी सेलिंग ज़ोरदार से चालू थी. फिर हमने देखा कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है वो जो RBI का जो एक टारगेट जो होता है वो उससे काफ़ी ऊपर चला गया और दुनिया में भी पूरी दुनिया जो है वो इन्फ्लेशन से जूझ रही है, क्योंकि एज इट इज़ पेंडेमिक के टाइम जो लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी रखी गई थी और जो कैश डोल आउट हुए थे, हमारे यहाँ नहीं, हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको हैंडल किया था, लेकिन यूरोप और अमेरिका में जो कैश डोल आउट्स खास करके अमेरिका में जो हुए थे उस वजह से हम क्या हुआ कि वहाँ के लोगों के हाथ में बहुत पैसे आ गए और वो पैसे से डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड बढ़ने से हमने देखा कि धीरे धीरे इसकी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन की ओर आने लगी. तो लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी, कैश डोल आउट और लो इंटरेस्ट रेट, ये तीन चीज़ की वजह से हमने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ते ही गया. उसके बाद मार्च महीने में जब जियोपॉलिटिकल सिनारियो में चेंज आया और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, उस वजह से फिर रिटेलिएटरी एक्शन में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने मिल के जो है वो सैंक्शन डाले रशिया पे. और उस वजह से हमने देखा कि जो एनर्जी प्राइस उस वक्त $88 था कुछ मार्च में, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज 120 पे आया है. तो इसकी मार सारी दुनिया को पड़ती है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस हाई होते हैं, कमोडिटी प्राइस हाई होते हैं, तब इसकी मार पूरी दुनिया पे, कंज्यूमर पे, नेशन पे, सब पे पड़ती है. तो कमोडिटी प्राइस भी ऊपर चला गया और फिर हमने देखा कि क्योंकि यूक्रेन और रशिया बड़े ही लार्ज एग्री कमोडिटी एक्सपोर्टर्स हैं, तो वो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आया. तो हमने देखा एग्री कमोडिटीज़ में भी काफ़ी उछाल आया. तो लोगों के लिए एक आम तौर पे इतना ज़्यादा और अब ये परिस्थिति उभर के आई है कि US में और यूरोप में काफ़ी जगह पे 40 साल के हाई पे इन्फ्लेशन चला गया. तो हुआ यूँ है कि जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, रेमेडियल मेजर्स, उसमें अमेरिकी जो FOMC है उन्होंने रेट हाइक करना शुरू कर दिए. और आज की जो गिरावट है वो उस वजह से कि जो फ्राइडे को जो अमेरिकी मैक्रो नंबर्स आए वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ख़राब थे और उस वजह से अमेरिकी मार्केट 700 पॉइंट से गिरा था. आज सारी एशियन बाज़ार खराब है. और जो FOMC की मीट 14-15 तारीख को है, उसमें ऐसा माना जाता है कि 75 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट आएगा. तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, जब भी लिक्विडिटी कम होती है, तभी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे आता है. और ये जो इक्विटी मार्केट सारी दुनिया के जो है वो करेक्शन मोड में थे, क्योंकि पहले लूज मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो वैल्यूएशंस थे, एक फेयर वैल्यूएशन, एक अंडर वैल्यूएशन होते, फेयर वैल्यूएशन एंड एक्सपेंसिव रिच वैल्यूएशन. तो पेंडेमिक के बाद हमने देखा कि 2021 के लेटर हाफ में सारे वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी क्रेजी हो गए थे, जैसे कहेंगे क्रेजी वैल्यूएशन जो एक शब्द यूज़ करते हैं. तो और वो वैल्यूएशन की वजह से काफ़ी मार्केट में उछाल आए थे दुनिया भर की मार्केट में. अब जैसे ही थोड़े से फंडामेंटल्स और रियलिटी सामने आने लगी और परिस्थितियों में जैसे जैसे चेंज आने लगा, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट
इक्विटी मार्केट पे पड़ रही है, और उस वजह से मैं मानता हूँ कि अभी इक्विटी मार्केट में जो है वो करेक्शन का दौर जारी है। 62,000 करीब अगर हम देखें सेंसेक्स का, और 52 के अराउंड है, 51-52 के अराउंड। सो अच्छा खासा 20% करेक्शन, 20 तो नहीं लेकिन 17-18% जैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान नहीं रखनी है कि करेक्शन हुआ है लेकिन सामने कंपनियों की अर्निंग्स भी बढ़ी है, तो उस वजह से मैं मानता हूँ कि भारत एक स्वीट स्पॉट में है। अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, एग्री कमोडिटी नीचे आती है, तो जो कि कमोडिटी ऑलरेडी आने लगी है, क्योंकि फियर ये है कि रिसेशन आएगा, स्टैगफ्लेशन जिसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन भी रहेगा और ग्रोथ भी नहीं होगा, तो वो सिनारियो में कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से कम होते हैं। तो भारत के आरबीआई की तरफ से भी इस पर कहा गया है कि भाई इन्फ्लेशन पर ज़्यादा फोकस करना है, ग्रोथ पर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। तो ये क्या माजरा है पूरा कि भाई अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए तो ग्रोथ का भी। देखिए वो जो पिछली बार जो पॉलिसी डिसीजन आया है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया थे रेट्स, तो उसमें ये था कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया था। बैलेंसिंग एक्ट ये किया था कि उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ट्रांजिएंट हो सकता है कि फ़िलहाल जब इन्फ्लेशन का इतना बड़ा इश्यू है और वो जो उनके टारगेट से ऊपर चल रहा है काफ़ी, तो उसको कैसे पहले कम किया जाए, ग्रोथ अपने आप फिर बाद में एड्रेस करेंगे। तो ये अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया था उन्होंने। रेट बढ़ाए थे लेकिन CRR नहीं बढ़ाया था, यानी सर्टन चीज़ें जो उन्होंने की वो काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट की जैसे मैं मानता हूँ। और इन्फ्लेशन का भी जो टारगेट 6.7 पे लेके गए वो भी अच्छा रखा है, हालांकि अभी उससे भी ऊपर है, लेकिन जैसे 6.7 पे आएगा तो वो एक कंफर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो हमारे वर्ल्ड ओवर के सेंट्रल बैंकर्स जो जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू जो करना चाहिए इन्फ्लेशन को टू सो दैट इट विल बी लाइक एब्ड अवे या एबिंग अवे दिखाई दे रहा है, तो जब ये एबिंग अवे होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप ग्रोथ को वापस फोकस करेंगे। दूसरी बात आपने सर ये भी कही कि FOMC की भी मीटिंग है, तो ओवरऑल जब भी अमेरिकन मार्केट में कुछ हलचल दिखती है वो हलचल भारत के मार्केट पर भी असर गिरती है उसका, तो ये कब तक असर दिख सकता है, कितना मंथ ये चल सकेगा? और ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी कुछ कमिट नहीं कर सकता, या प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि वॉर कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक सेटलमेंट हो जाएगा और कब सैंक्शंस होंगे। तो ये सब चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा निवेशक को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखें और सोचे कि भाई ये थोड़े क्वार्टर्स जाएंगे, सर्टेनली थोड़े क्वार्टर्स जाएंगे और तब जाके स्टेबलाइज है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस करेक्ट होते हैं, जो आज 120 के करीब है, अब करेक्ट होते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर करेक्ट होते हैं तो अगर वो 90-95 के आसपास जाएंगे तो डेफिनेटली अपना मार्केट जोरों से बाउंस बैक करेगा। और दूसरी बात यह है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के भी जो सेलिंग है वो भी थोड़ी सी अगर कम हो जाती है तो भी अपने मार्केट स्टेबिलिटी आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा बाउंस बैक आएगा, बट स्टेबिलाइज हो जाएगा। तो और थर्ड थिंग, कोई भी मार्केट में चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हो, एक वैल्यूएशंस के नॉर्म के हिसाब से जब भी बहुत ही अच्छे जिस कहेंगे ना कि गो आउट एंड बाय इक्विटी जैसा माहौल अगर होता है, तो जिसे वैल्यूएशन स्क्रीमिंग बाय करते हैं, तो वो एक लेवल पे आ जाता है तो भी स्टेबिलिटी और बाइंग आपको देखने को मिलेंगे। सो देयर आर मेनी रीजंस कि जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि बाइंग फिर से लौट आएगा मार्केट में। एक आखिरी सवाल सर, LIC का शेयर जो है वो बड़े पैमाने पर नए इन्वेस्टर्स आए थे, पर बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि निराशा हुई है, पर ऐसे में इसको आप किस तरह देखते हो? क्योंकि 700 के नीचे गया है, जो दीपम के सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा है कि भाई LIC का जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर से बात करेगा, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। अगर 15-20 दिन में अगर कोई इन्वेस्टर डिस्टर्ब हो जाता है प्राइस मूवमेंट को लेके, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ये कोई LIC अकेला नीचे नहीं गया, पूरी मार्केट नीचे गई, ना ही हमारी पूरी मार्केट बट दुनिया भर की मार्केट नीचे गई है। तो ये एक आम बात हो जाती है और ये सिचुएशन ऐसी है कि पूरे सब अच्छे शेयर्स हो
या जो भी काफ़ी अच्छे नहीं होंगे वो सभी शेयर्स नीचे आए हैं। तो निवेशक को चाहिए कि यहाँ पे धैर्य रखें, जैसे कि मैंने बताया, हैव पेशेंस, और ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती है। आप अगर निवेश करते हो तो ओवरनाइट कोई कंपनी के फॉर्च्यून में ऐसे बदलाव नहीं आ जाता है कि भाई भाव उसका 20%, 25%, 40% से हो। बट अगर आप देखोगे 10 साल दोगे, 5 साल दोगे एक इन्वेस्टमेंट को अपने, और आप देखोगे ओवर द ईयर्स कैसे वो कंपनी ने परफॉर्म किया, तो आप पता चलेगा। काफ़ी ऐसी हज़ारों कंपनियां ऐसी है, अगर आप देखोगे कि 10 साल पहले वो कहाँ थी और आज कहाँ है। तो या इन बिटवीन ऊपर नीचे बहुत हुए, बाहर की ये आउटसाइड फैक्टर अभी मार्केट को चला रहा है, तो वो होते ही रहेंगे। वन हैज़ टू गेट यूज टू दैट। धन्यवाद सर, थँक्यू बात करने के लिए। एकूणच सध्याचं जर का बाजार स्थिती पाहिली तर मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता आहे, मात्र दुसरीकडे ह्या अस्थिरतेमध्ये पण एक प्रश्न असा येतो की तुम्ही जर का यामध्ये गुंतवणूक करताय तर ती लॉंग टर्म गुंतवणुकीच्या हिशोबानेच विचार करा, जेणेकरून याचा फायदा जो आहे तो तुम्हाला आता जरी होत नसला तरी येणाऱ्या काही काळामध्ये तुम्हाला नक्कीच दिसेल। कॅमेरामॅन मनोज जयस्वालचा अभिषेक ठाण, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।